Hello everyone. Today we are going to start with class 12 chapter P block elements. So without wasting time, let us start with the first question. Which of the following statement is not correct for nitrogen? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नाइट्रोजन के लिए करेक्ट नहीं है? इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी हाई. तो बिल्कुल नाइट्रोजन जो है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से एक है, जैसे कि आपका पहला नंबर तो हम देते हैं फ्लोरीन को. ठीक है, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एफ को हम जो है आपका सबसे ज़्यादा पॉलिंग स्केल पे सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं, जो कि होता है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में. उसके बाद आ जाता है आपका ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन को नंबर दिया जाता है 3.5. और उसके बाद आता है आपका नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को हम नंबर देते हैं आपका 3. ठीक है, सो येस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव elements and its electronegativity is very very high. Now comes d orbitals are available for bonding. क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होती है? तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं. ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं. तो क्या हो गई 1s2 2s2. ठीक है, 2p 2 और 2 4 और 3 7. 2p के बाद 3s आता है. ठीक है, तो आगे अगली ऑर्बिटल भी देख ली हमने कि आगे की वेकेंट ऑर्बिटल और कौन सी है आपकी. तो बेसिकली 1s. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में हैं और p में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग नहीं होती, दूर दूर तक नहीं होती. 3s के बाद 3p आता है. ठीक है, फिर 3p के बाद कहीं जाकर 3d आता है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर p से s पर जाने का, ठीक है, मतलब आगे तो वेकेंट डी ऑर्बिटल का चांस ही नहीं है. सो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग है. इट इज़ अ टिपिकल नॉन मेटल. तो बिल्कुल ही एक नॉन मेटल है, ये सही बात है. ठीक है ना, मेटल्स आपके ज़्यादातर जो हैं सारे के सारे आपके एस ब्लॉक एस डी. ठीक है, एस और डी और एफ ब्लॉक में ज़्यादातर क्या हम मेटल्स ले लेते हैं. ठीक है, फिर पी ब्लॉक में आपके दोनों आ जाते हैं. पी ब्लॉक में आपके मेटल्स भी आ जाते हैं और आपके नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन की. तो यस, नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है. ठीक है, अब इट्स मॉलिकुलर साइज इज स्मॉल. येस, इट्स मॉलिकुलर साइज इज स्मॉल. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे हमारा क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. ठीक है, तो येस, एटॉमिक साइज घटता है, या बोल सकते हैं अलोंग द पीरियड. अलोंग पीरियड जो है आपका एटॉमिक साइज घटता है. और नाइट्रोजन जो है आपका, सीधी सी बात है, राइट साइड की तरफ पड़ता है तो इसका एटॉमिक साइज़ कम होता है. अगर सेम पीरियड की आप बात करें, अगर आप ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में हम नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेते हैं. अब नाइट्रोजन फैमिली बहुत बार रिपीट होगा, तो देखिए नाइट्रोजन आपको सारी फैमिलीज़ याद होनी चाहिए. जैसे पहले मैं नाइट्रोजन फैमिली के लिए बता देता हूँ. तो नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा. ठीक है, तो ASSBBI. ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका नाइट्रोजन. ठीक है, अगला हो गया आपका फास्फोरस. ठीक है, फिर हो गया आपका नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, तो आर्सेनिक. ठीक है, फिर हो गया आपका एंटीमनी, फिर हो गया आपका बिस्मिथ. ठीक है, और बाकी अगर आपको इनके जो हैं एटॉमिक नंबर्स भी याद करने हैं कि कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना आ जाए, तो एटॉमिक नंबर्स तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है. जस्ट आपको एक ट्रेंड फॉलो करना है. पहला 7 है तो दूसरा 8 के गैप के बाद होगा, तो 8 7 15 हो गया. ठीक है, फिर अगला कितने गैप के बाद होगा? 8 के बाद ये हो गया आपका 15. फिर 15 के बाद जब आप आगे जाएंगे तो 18 के गैप के बाद होगा. ठीक है, 18 आप जोड़ देंगे तो वो 33 हो जाएगा. ठीक है, फिर ऐसे ही 8 18, फिर आगे का गैप 18, फिर 18 18, फिर 32. सो लाइक दैट. आपको इतने गैप के बाद अगर आप करते रहेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा,
आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सो हियर योर करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। सो नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। ठीक है, तो अब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, यानी डाई नाइट्रोजन की, N2। तो ये कैसे बनता है आपको पता ही है, N ट्रिपल बॉन्ड N। इसको बनाने के लिए हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ऑक्टेट रूल, कि आपका ऑक्टेट रूल कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट रूल किस तरह से कंप्लीट होगा, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली सबसे पहले, तो 2 और 4। ठीक है, अब 4 है और ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए 8 चाहिए। 8 मतलब कितने कम रह गए, 3 कम रह गए। ठीक है, तो 3 इसको कैसे मिलेंगे, अगर एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के पास आ जाए, ठीक है, और साथ में ये बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो एक ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला नाइट्रोजन देगा तो एक दूसरा देगा, यहाँ भी सेम ऐसे एक ये देगा एक ये देगा। टोटल जब आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड कितने हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड जो हैं आपके यहाँ पर वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड आर 6, यानी आपने हमेशा ध्यान रखना है जब भी मैं एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूँ, 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है आपका डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ही क्यों बनाता है। ठीक है, फिर इस मॉलिक्यूल के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं 2-3 चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी। तो देखिए, अब ये जो N2 बन रहा है, बेसिकली ये आपका मल्टीपल बॉन्डिंग है, मल्टीपल बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अब ऐसा नाइट्रोजन क्यों शो करता है मल्टीपल बॉन्डिंग को, क्योंकि ये एक तरह से पी पाई बॉन्डिंग करता है। यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग करता है, पी पाई बॉन्डिंग नाइट्रोजन करता है। ठीक है, और पी पाई बॉन्डिंग ही क्यों करता है, क्योंकि इसका एक तो स्मॉल साइज़ भी होता है। ठीक है, और बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जिसको हेल्प करते हैं, स्मॉल साइज़ भी है और पी पाई बॉन्डिंग ये करता है कि पी ऑर्बिटल है इसके पास। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे वे में लिखें, ठीक है, तो इसके पास पी ऑर्बिटल है, 1s2 2s2, ठीक है, 2p3, हाफ फील्ड देखिए पी ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग में इसको हेल्प मिलती है। ऊपर से डाई नाइट्रोजन क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग ये करता है, तो इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आपको पता ही है सिंगल बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो डबल बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ट्रिपल बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका N2 जो है वो एक तरह से इनर्ट मॉलिक्यूल का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका, पैकिंग में आपने देखा हो, पैकिंग में कि जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं उनको पैक करने के लिए ये यूज़ होता है। और भी जैसे आपका एरोप्लेन्स में, ठीक है, एरोप्लेन्स में कहाँ यूज़ होती है नाइट्रोजन, आपकी टायर्स में। ठीक है, टायर्स में जो हवा भरी जाती है वो नाइट्रोजन गैस होती है, और भी बहुत जगह जो है इसका यूज़ होता है। तो नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, विच वन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इनमें से लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो बेसिकली ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे नाइट्रोजन फैमिली के ही क्या हैं, हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन आता है, नाना पार्टिकल यानी फॉस्फोरस आता है, आज यानी आर्सेनिक आता है, सब्जी यानी एंटीमनी आता है, और Bi बेचेगा यानी बिस्मिथ आता है। ठीक है, तो इन सभी के हाइड्राइड्स हैं ये, अगर आप देखो ध्यान से तो एक ही फैमिली की क्या है ये हाइड्राइड्स की अब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बात कर रहे हैं लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की। अब बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक NH3 उठाया, एक NH3 आपने उठाया, NH3, अब मैं इसके स्ट्रक्चर पर नहीं जाऊंगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने मॉलिक्यूल मान लिया, और वैसे ही एक और मैंने मॉलिक्यूल माना। ठीक है, अब आपस में तो अगर मैं चलिए एक मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको,
जैसे आपस में तो इनके बीच में क्या होगा, आपस में तो इनके बीच में आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक तरह की जो बॉन्डिंग है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है यहाँ पर, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। बट जब मैं इंटरमॉलिक्यूलर ऐसे दो मॉलिक्यूल लूँ और उनके बीच के फोर्सेस देखूँ, ठीक है, तो वो फोर्सेस क्या हो गए, वो आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गए, ठीक है। तो इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हीट करने के टाइम पे ये टूटते हैं, ये फोर्सेस आपके ब्रेक होते हैं, ना कि ये। अगर ये फोर्सेस ब्रेक हो गए तब तो आपका मॉलिक्यूल ही ख़त्म हो जाएगा, बट ये फोर्सेस ब्रेक होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आपका इन सभी में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो वो है आपका यहाँ पर फॉस्फीन का, pH3 का, ठीक है। अब pH3 का क्यों कम है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे आपका वन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं। विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास वन डर वाल फोर्सेस, ठीक है। ये वो फोर्सेस होते हैं जो आपके मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, ठीक है, इनको हम वन डर वाल फोर्सेस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बढ़ते हैं। अब ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि pH3 में आपका फास्फोरस जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पे कम है, फिर उससे ऊपर आएगा आपका आर्सेनिक, ये AsH3, ठीक है, उससे ऊपर आएगा आपका SbH3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका बॉइलिंग पॉइंट तो नाइट्रोजन का, ये आपका मतलब नाइट्रोजन जो है यहाँ पे मतलब अमोनिया है, नाइट्रोजन अमोनिया बना रहा है ना, हाइड्राइड बना रहा है, तो इसका सबसे कम होना चाहिए, बट नहीं, इसका फेयरली हाई होता है, ठीक है, इसका भी फेयरली हाई होता है। अब बाकियों में तो आपने वन डर वाल फोर्सेस के बेस पे एक्सप्लेन कर दिया, बाकियों को तो आपने वन डर वाल फोर्सेस के बेस पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पर जैसे इधर से इधर आपका क्या बढ़ रहा है, आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो आपका क्या बढ़ेगा, आपके वन डर वाल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। फिर ये एज एक्सेप्शन क्यों है, ये एज एक्सेप्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर होगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है कि देखिए ये एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर वो फोर्सेस हैं जो दो ऐसे मॉलिक्यूल्स में बनते हैं जिनमें आपके हाइड्रोजन भी है, क्योंकि नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो हाइड्रोजन का होना तो ज़रूरी है, और दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से, ठीक है, इनमें से कोई एक एलिमेंट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ना, तो इन्हीं की वजह से वहाँ पर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगा। तो ऑफ कोर्स एक में नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ये फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वन डर वाल फोर्सेस से, ठीक है। तो उसकी वजह से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। फिर लास्ट में आपका फॉस्फीन ही रह गया, यानी pH3 रह गया, सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर हेयर। सो नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, the basic character of hydrides of fifth group elements decreases in the order। अब ये देखिए ये क्या दे रखा है, ऑर्डर दे रखा है, आपको ऑर्डर पहचानना है किसका, वो भी बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, क्या पहचानना है, बेसिक कैरेक्टर पहचानना है, और वो भी पहचानना है हाइड्राइड्स का, ठीक है। हाइड्राइड्स कौन सी फैमिली की हैं, ये अगेन आपकी नाइट्रोजन फैमिली की हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन फैमिली में आपको पता ही है कि अगर मैं एक बार ग्रुप लिख लूँ पूरा का पूरा तो मुझे हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा, तो नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको एक तरह का आइडिया हो जाएगा कि सबसे ऊपर क्या है, नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, फिर बिस्मिथ, ठीक है, एक लाइन में। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब हम कोई भी ट्रेंड पढ़ेंगे तो क्या वो अप से डाउन, नीचे इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, क्या ट्रेंड होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पहली बात ये बेसिक ही क्यों होगा, बेसिक कैरेक्टर की ही क्यों बात कर रहे हैं। तो जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, पहली एलिमेंट की मैंने हाइड्राइड उठा लिया, यानी नाइट्रोजन की, इसको अमोनिया हम बोल देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि नाइट्रोजन जब यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग बनाता है तीन हाइड्रोजन के साथ, तो बेसिकली उसके पास क्या हो जाता है, उसके पास एक लोन पेयर बच जाता है,
ठीक है। अब यही लोन पेयर है दैट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, ठीक है। सो दिस लोन पेयर इट कैन डोनेट, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को दे सकता है, और लोन पेयर को देगा यानी इलेक्ट्रॉन को देगा, तो एक तरह से ये लुईस बेस का काम करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच जो हो गया ये एक तरह से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड हो गया ये, ठीक है। या इसके पास इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल देने के लिए, तो एक तरह का लुईस बेस हो गया। तो इसकी वजह से इसका जो होता है एक तरह से बेसिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं नीचे, तो नीचे आते 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 बेसिक कैरेक्टर ना एक ट्रेंड बनाता है, यहाँ पे ये घटता है ऐसे, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करता है? तो डिक्रीज इसलिए करता है ये क्योंकि जैसे नीचे आप आएंगे क्या होगा, ठीक है। नीचे आने पर साइज़ बढ़ेगा, इंक्रीज इन साइज़, नीचे नीचे आते आते क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज़ होगा। अब साइज़ बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है कि ये जो लोन पेयर होता है आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। लोन पेयर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर एक तरह से आप बोल दो कि डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड हो जाएगा पूरे के पूरे उस एलिमेंट के ऊपर, जितना वो एलिमेंट बड़ा होता जाएगा तो उसके ऊपर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर उतना ही ज़्यादा होगा। सो उसकी वजह से इट इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन, नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो इसीलिए वो इजीली उस चीज़ को नहीं दे पाएगा। उसी के विपरीत अगर आप देखें, क्योंकि नाइट्रोजन में यहाँ पर मतलब जो आपका अमोनिया है इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्यों है? क्योंकि बेसिकली इसका स्मॉल साइज़ है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसीलिए यहाँ पर जो लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। मतलब एक ही जगह पर इकट्ठा होता है, मतलब फैला हुआ नहीं होता। बट जितना आपका एलिमेंट का साइज़ बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा फैला हुआ होगा लोन पेयर, और उतना ही जल्दी ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा डोनेशन के लिए, उतना ही कम यानी इसका बेसिक कैरेक्टर होगा। तो आपका सही ट्रेंड अगर आप देखें तो बिल्कुल ये जो आपका ट्रेंड चल रहा है, यानी पहले N आएगा, फिर P आएगा यानी फास्फोरस की हाइड्राइड आएगी, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए ऑप्शन। So now comes our fifth question, that is which of the following fluorides does not exist। अब देखिए ये भी हम दोबारा से नाइट्रोजन फैमिली की ही बात कर रहे हैं, यानी नाना पार्टिकल आज सब्जी बेचेगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको बार बार पढ़ के जो है वो याद हो जाना चाहिए, क्योंकि बेसिकली अगर आपको ग्रुप याद नहीं है तो फिर आपको ट्रेंड याद रखने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अब इतने सारे नाइट्रोजन में इतने सारे नाइट्रोजन फैमिली में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से कौन सा जो है वो फ्लोराइड नहीं एग्जिस्ट करता, और सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे पेंटाफ्लोराइड्स हैं, सारे के सारे पेंटाफ्लोराइड्स हैं। अब बेसिकली क्या है कि एक एलिमेंट के साथ अगर ये फ्लोराइड आपके 5 लग रहे हैं, तो मतलब आपकी 5 के लिए जगह भी होनी चाहिए ना उसको अक्वायर करने के लिए, 5 के लिए जगह भी होनी चाहिए। और 5 के लिए जगह कैसे बनेगी? जब आपके पास आगे कोई खाली ऑर्बिटल होगा, ठीक है। आगे आपके पास या तो अवेलेबिलिटी हो डी ऑर्बिटल की, आगे डी ऑर्बिटल हो और वो खाली हो, चाहे आपका एम्प्टी डी ऑर्बिटल अगर आपके पास होगा आगे, तो वहाँ पर चांसेस रहते हैं आपका उसको फिल होने के, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो ये एक तरह से बिल्कुल ही एनोमलस बिहेवियर शो करता है। एनोमलस मतलब बिल्कुल ही अलग, बाकियों के कंपैरिजन में बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है, क्योंकि इसका यहाँ पे स्मॉल साइज़ होता है, एक तो इसका साइज़ बड़ा स्मॉल है, ऊपर से यहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी है, यानी इसके पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और आपको पता है कि टोटल आपके पास 5 जगह होनी चाहिए तभी ये नाइट्रोजन इन 5 फ्लोरीन को अक्वायर कर पाएगा। बट क्या नाइट्रोजन के पास जगह है? नाइट्रोजन के पास जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी तो नाइट्रोजन के पास ज़्यादा से ज़्यादा 4 के लिए जगह हो जाएगी, खींच खाच के 4 के लिए जगह बना सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p3,
ठीक है, 3 की जगह यहाँ आ जाएगी। और आपका ये वाला अगर ये दे भी दे, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, अगर ये लोन पेयर किसी और को दे दे, किसी और के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना दे, तब भी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपका यही रहेगा कि 4 बना लेगा। ठीक है, बट 5 नहीं बना सकता ये। ठीक है, 5 ये नहीं बना सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आपका नाइट्रोजन पेंटाफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करते, बाकी सारे एग्जिस्ट करते हैं। सो नाउ कम्स आवर सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। अब इनमें से डायपोल मोमेंट किसका हाईएस्ट है? तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या है। एक्चुअली देखिए, डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट जो आता है आपका फिजिक्स में भी आता है। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है कि आपको एक तो चार्ज लेना है और बीच का डिस्टेंस आपको मल्टीप्लाई करना है, जो उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है, यानी -q + q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। बट एक्चुअल में केमिस्ट्री में इसका क्या यूज़ होता है? केमिस्ट्री में इसका यूज़ होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे यूज़ होता है? जैसे मान लीजिए, मैं पहले सिंपल एक मॉलिक्यूल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ डायपोल मोमेंट। अब देखिए, ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए होगा, ध्यान रखिएगा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स में ही चार्जेस आपके सेपरेट होंगे। ठीक है, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट 0 होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट 0 होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा नॉन पोलर में। सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल जैसे HCl है, तो उसमें क्या होगा, अब क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो शेयर्ड पेयर को, जो बीच में एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, वो क्लोरीन के ज़्यादा पास है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्लोरीन पे एक तरह का डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और उतना ही अमाउंट ऑफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आ जाएगा। देखिए, दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच में? ये आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई। ठीक है, तो अगर इस बॉन्ड लेंथ के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में से किसी के भी एक चार्ज का आप मैग्नीट्यूड ले लें, तो वो आपको डायपोल मोमेंट देगा। ठीक है, ये जो डायपोल मोमेंट होता है, इसका आपका क्या होगा, इसकी जो यूनिट लिखते हैं ना आप, इसकी यूनिट जो है वो कैपिटल D से आप लिखते हैं, इसका मतलब होता है D/। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि एक्चुअली डायपोल मोमेंट होता क्या और किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे हाईएस्ट किस में होगा कि देखिए, अब यहाँ पर सारा ही जो यहाँ पर वो चीज़ है वो किस पे डिपेंड करता है, सारी चीज़ डिपेंड कर रही है आपकी कि कितना चार्ज एक तरह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो चार्ज कैसे डेवलप होगा कि जितना ज़्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ही ज़्यादा शेड पेयर को अपनी तरफ खींच पाएगा, और उतने ही ज़्यादा चार्जेस डेवलप होंगे, और जितने ज़्यादा चार्जेस डेवलप होंगे उतना ही डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा आपका। अब सीधी सी बात की जाए तो नाइट्रोजन फैमिली में हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है। तो भाई, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यहाँ पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका तीसरा नंबर आता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, तो फ्लोरीन का अगर मैंने नंबर दे दिया आपका, अगर इन तीनों की बात करते हैं तो इसको अगर 4 है इसका आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर, तो ऑक्सीजन का 3.5 है, फिर नाइट्रोजन का 3 है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें आपका डायपोल जो मोमेंट है वो भी ज़्यादा आएगा, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट आएगा। सो पूरे हाइड्राइड्स में, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में अमोनिया का जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा होगा। सो नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इन इतने कंपाउंड्स में से आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होगा? तो देखिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, यानी कहने का मतलब है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और आप सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता ही है। किस तरह से निकालते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पहले के साथ स्टार्ट करता हूँ, N2H4 के साथ। ठीक है, अब किसका निकालना है? नाइट्रोजन का निकालना है, तो X मान लीजिए। अब 2 नाइट्रोजन के एटम है तो मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है, प्लस, अब देखिए हाइड्रोजन है, तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन जब भी किसके साथ लगा होगा,
हाइड्रोजन अगर एक नॉन मेटल के साथ लगता है तो नॉन मेटल के साथ लगने के टाइम पे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लेकर चलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे +1। तो यहाँ पर आपने +1, ठीक है, तो ये तो आपने ब्रैकेट में डाल दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है और कितने एटम है यहाँ पे 4 हैं। तो फिर टोटल क्या इस पूरे पे कुछ चार्ज दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो टोटल इक्वल टू 0 आपने लिख देना है। तो ये बन गया आपका 2x + 4 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, -4, x = आपका -2, ठीक है। तो पहले के केस में तो -2 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर आते हैं अमोनिया पे। अब मैं निकालने जा रहा हूँ अमोनिया के लिए। तो अमोनिया के लिए मैं निकालूंगा तो सेम ऐसे ही करना है, नाइट्रोजन के लिए x लेना है प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 है इंटू 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गई। आपको बताना है सबसे ज़्यादा किसका है। अब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का है, मीनिंग होता है कि कितना आपका पॉजिटिव है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मतलब कितना पॉजिटिव वैल्यू है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है। तो अमोनिया का भी हमने निकाल लिया। अब आ जाइए NH3H पे, ठीक है। तो NH3H में आप देखिए आपका नाइट्रोजन का x मान लिया आपने, ठीक है, और साथ में 3 एटम्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन का एक ही है, पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो = 0, ठीक है। ये राइट साइड में वो चीज़ लिखते हैं जितना इसके ऊपर चार्ज आता है टोटल में ऊपर, ठीक है। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3x + 1 = 0। तो x = -1/3। तो एक ये निकाल दिया हमने। अब एक रह गया आपका लास्ट निकालना, NH2OH। इसका भी निकाल देते हैं, NH2OH। अगेन नाइट्रोजन का मानिए आप x, ठीक है, साथ में प्लस हाइड्रोजन का तो 1 है, ठीक है, इंटू 2, साथ में ऑक्सीजन का हम -2 लेते हैं और हाइड्रोजन का तो 1 ही लेते हैं, यानी +1 लेते हैं। तो कितना बन गया ये बन गया x + 2 × 1 = 2, देन -2 + 1 = 0। किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, +2 से -2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -1। x की वैल्यू आ चुकी है आपकी -1। तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -1 और इसके लिए हो गया -1/3। तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि जितनी कम नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही वो पॉजिटिव वैल्यू के ज़्यादा पास होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, सो दैट इज़ फॉर N3H। सो नाउ कम्स आवर 8th क्वेश्चन। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 बट फॉस्फोरस डज नॉट फॉर्म P2, हाउएवर इट फॉर्म्स P4। मतलब नाइट्रोजन N2 बनाता है यानी डाई नाइट्रोजन बनाता है, और जो फॉस्फोरस है वो P2 नहीं बनाता बल्कि P4 बनाता है। तो ये कारण क्या है, ठीक है। ये कारण ये है कि सबसे पहले तो मैं नाइट्रोजन की एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो नाइट्रोजन N2 क्यों बनाता है, बेसिकली नाइट्रोजन का क्या है, स्मॉल साइज़ है, ठीक है, स्मॉल साइज़ होता है और आपका जो N सिंगल बॉन्ड N है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। और ऊपर से इसमें अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो क्या है, दैट इज़ 1s2 2s2 2p3। तो इसके पास p ऑर्बिटल होती है, तो p ऑर्बिटल में इसका p बॉन्डिंग करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, p बॉन्डिंग, ठीक है, जो कि आपके p और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की वजह से होती है। और ये ओवरलैपिंग कैसी होती है आपकी, साइडवेज, सो साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है आपका, ये देखिए डाई नाइट्रोजन आपको मिल गया, ठीक है। सो ये देखिए 2 पाई बॉन्ड हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए और एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब बेसिकली इसकी वजह से आपका जो N2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये एक तरह से इनर्ट मॉलिक्यूल का भी काम करता है और बहुत जगह इसका यूज़ भी होता है, ठीक है। तो स्मॉल साइज़ और बेसिकली पी बॉन्डिंग जो है वो इसका मेन रीज़न है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे अगर आप दूसरी तरफ बात करते हैं अपना फॉस्फोरस की, तो उसका तो साइज़ बड़ा है,
ठीक है, साइज हो गया बड़ा, ठीक है। और दूसरी जो मेन बात है कि यहाँ पर ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता है, ठीक है। सो डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स, अभी पी पाई बॉन्डिंग नहीं करता है। और दूसरी बात, यहाँ पर आपका जो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है आपकी, वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है आपका, ठीक है। और ये P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ध्यान रखिएगा, अब ये जो है ये तो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट ये जो है आपका एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि 4 फॉस्फोरस लग गए तो मॉलिक्यूलर मास तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से वंडरवाल फोर्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से ये एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको मैंने रीज़न बता दिए, जिसमें मेन रीज़न पी पाई बॉन्डिंग ना होना है यहाँ पे, और वो चीज़ होना। तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस क्यों नहीं बनाता, क्योंकि वहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी वीक है। सो देर इज़ वीक और नो यू कैन से, कि बहुत ही कम वो बनाता है, या बहुत ही वीक आपकी पी पाई बॉन्डिंग होगी।